तो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इसका 12th का सिलेबस। और 12th के सिलेबस का सबसे पहले ये वाली यूनिट लेंगे। और पहले यूनिट के साथ साथ थोड़ा सा हम लोग सिलेबस पे हल्का सा डिस्कस कर लें, लेकिन ये जो यूनिट है और इस यूनिट के अंदर क्या क्या चैप्टर होने वाले हैं, ठीक है। तो अब तुम लोग के लिए पहले तो वेलकम टू न्यू सेशन। और आई होप कि आप सबका भी नया सेशन स्टार्ट हो रहा होगा। और नया सेशन जैसे होता ही है, नया सेशन मतलब न्यू बिगनिंग, रीस्टार्ट, है ना। ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है एक क्लास से दूसरी क्लास में जाने का, तो कैसा है, एक तरह के रीस्टार्ट है। जैसे आप नया साल मनाते हैं तो एक नया रिजोल्यूशन लेते हैं ना, न्यू रिजोल्यूशन, जिसकी वजह से क्या होता है, फिर आप लोग नया नया कुछ करते हैं। जैसे आज मैंने नई शर्ट पहनी है, तो ये क्या है, एक नयापन है ना, तो नयापन दिखता है। अगर आप एक नया फ़ोन लेते हैं तो वो उस फ़ोन में भी आपको एक नया फीचर्स दिखते हैं, स्क्रीन दिखती है। ये सब कुछ एक तरह से न्यू, मतलब न्यू सेशन मीन्स न्यू होना चाहिए कुछ, ठीक है। तो आपके लाइफ में भी न्यू होना चाहिए, तो न्यू होगा तो ये होगा आपके यूनिट नंबर 1 के साथ। और यूनिट फर्स्ट जो नाम है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक। और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है, और इसके अंदर दो चैप्टर आप लोग पढ़ेंगे। पहला नंबर है चैप्टर 1 जो है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। और दूसरा यूनिट आता है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ठीक। और एक यूनिट 2 है, वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इन दोनों चैप्टर को मिला के, और ये जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है ये चैप्टर नंबर 3 भी है। तो इन चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3, इन तीनों चैप्टर को लेकर के हमारे पास जो टोटल मार्क्स हो जाता है वह है लगभग आपका 17 मार्क्स का। कितने मार्क्स का है ये? 16 मार्क्स का हो जाए ये पूरे के पूरे यूनिट 1 और यूनिट 2, 16 मार्क्स। अब आप देख लो, जैसे ही आपका यूनिट 1 होगा और यूनिट 2 होगा तो आपके 16 मार्क्स पक्के हो जाने चाहिए बोर्ड एग्जाम के बेस पे। जो बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर आएगा तो उसमें 16 नंबर का इन्हीं यूनिट से आएगा। अब क्या आना है क्या नहीं आना है वो हम लोग अभी धीरे धीरे से देख लेते हैं। जब हम यूनिट 1 स्टार्ट करते हैं तो यूनिट 1 के अंदर पहला चैप्टर जो होता है वो है आपका इलेक्ट्रिक चार्जेस और एंड फील्ड, ठीक है। उसमें सबसे पहले तो हमें थोड़ा सा इस यूनिट का नाम समझना चाहिए कि क्यों इसका नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, एक ऐसी यूनिट है, इसकी फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जहां पर हम लोग ऐसे चार्जेस के बारे में स्टडी करते हैं। जैसे आपका एक पेन है, ये है ही प्लास्टिक का, लेकिन इसके पास एक ऐसी कैपेबिलिटी है कि जब मैं इसको छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास ले जाऊंगा रब करके, तो ये उनको अपनी तरफ खींच लेगा। कराया अभी अपने ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट, है ना, आज क्लास वगैरह में भी कराया होगा टीचर ने, तो देखते हैं बच्चे कई बार। तो वो क्या कैपेबिलिटी है, वो चार्जेस उसके अंदर रेस्ट फॉर्म में थे एक्चुअली में, लेकिन जैसे आपने उसको फ्रिक्शन करा तो फ्रिक्शन करने के बाद क्या हुआ, सरफेस में आए। और जैसे सरफेस में आया तो उन्होंने दूसरे ऑब्जेक्ट को या तो रिपल्सन एक तरह का फोर्स लगाया या फिर एक एट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन लग रहा है, तो वो क्या है, किसकी वजह से लग रहा है, उसके अंदर की एक बेसिक प्रॉपर्टी की वजह से, जिसको हम बोलेंगे चार्ज, है ना। मैंने कहा कि अब ये हमने एक इलेक्ट्रोस्कोप भी बनाया हुआ है। अब इस इलेक्ट्रोस्कोप के पास अगर मैं इसको लेके जाता हूँ ऐसे फ्रिक्शन करके, थोड़ा सा आपको दिखेगा, तो प्लास्टिक है कोई और तरह का, तो ये क्या करते हैं, ये थोड़ा सा फैलते हैं। ये कौन सा है,
ये हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट होता है, वैसे तो एक गोल्ड लीफ के साथ करते हैं, लेकिन हम इसमें एल्यूमिनियम की फॉइल का यूज़ कर रहे हैं। एल्यूमिनियम फॉइल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या कर रहा है एक्चुअल में, ये अभी तक रेस्ट में है, लेकिन जैसे मैंने फ्रिक्शन करा, फ्रिक्शन करने के बाद इसके चार्जेस इसके पास पहुंचे, तो उस चार्ज ने एक तरह का वो जो उसके पास पहुंचे मटेरियल से, वो कौन है, चार्जेस। लेकिन वो चार्ज कैसा है, अभी वो कहीं जा नहीं रहा है, ट्रांसफर नहीं हो रहा है, बल्कि सिर्फ इसके पास जाते ही वहां पर एक तरह का नेचर दिखा दे रहा है, इन पत्तियों को फैला दे रहा है या फिर सिकुड़ा दे रहा है ऐसे, ठीक है, डाइवर्स कर रहा है या कन्वर्स कर रहा है। तो ये जो लीफ है ये डाइवर्स हो रही है, किसकी वजह से हो रही है, चार्ज की वजह से। तो ऐसा एक ऐसी ब्रांच है जहां पर हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं इसके बारे में, स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब है रेस्ट, ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच स्टडीड नॉन मूविंग चार्जेस, जहां पर हम नॉन मूविंग चार्जेस के बारे में स्टडी करेंगे, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या बोलेंगे उसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के आते ही आपके दिमाग में दो टर्म आ जाने चाहिए। क्या क्या बोला आपने, एक तो सबसे पहला ब्रांच है फिजिक्स की, ब्रांच ऑफ फिजिक्स, और दूसरा किसके बारे में स्टडी करती है, स्टडी नॉन मूविंग चार्जेस। ऐसा चार्जेस, नॉन मूविंग चार्जेस, जिनको हम क्या कह सकते हैं, रेस्ट भी कह सकते हैं, रेस्ट चार्जेस के बारे में। तो ऐसे ब्रांच को बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक। अभी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है ये तुम लोगों ने बहुत सारी जगहों में देखे हुए इसके एप्लीकेशन। अच्छा, प्रिंट आउट मशीन देखिए कभी, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक के एप्लीकेशन बताओ, आपने कभी जेरोक्स मशीन देखा है, प्रिंट आउट में। तो वहाँ प्रिंट, जब भी हम कोई भी चीज प्रिंट करते हैं, जैसे कोई प्रिंटेड पेज हो या वैसे, तो जैसे ये प्रिंटेड है, तो ये प्रिंट इसके ऊपर छपा हुआ है, कलर आया है, या फिर कोई भी इंक इसके ऊपर छप चुकी है, तो वो किस क्या है एक्चुअल में, आपने कमांड दी ना, इलेक्ट्रॉनिक कमांड, कि भैया कंट्रोल प्लस पी, और जैसे आपने कंट्रोल प्लस पी करा, प्रिंटर के अंदर घुसा और प्रिंटर के अंदर ब्लैंक पेपर एकदम धमाधम अलग अलग कलर से आ गया। तो वो वर्ड्स जो आए हुए हैं जेरोक्स मशीन में, वो क्या है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक है। आपका चार्ज कहीं भाग नहीं रहा है। अब आपने जो भी कमांड दिया होगा, जो भी प्रिंट दिया होगा, वो प्रिंट क्या हो गया, एज इट इज उसके ऊपर आ गया। आपने अपना शादी का कार्ड छपाया, दिव्यांशु वेड्स स्नेहा, जैसे कि, और कुछ भी हो सकता है ना, उदित वेड्स अंजनी। तो ये क्या है, ये एक तरह से एक उसके ऊपर प्रिंटेड आएगा ना, ये जेरोक्स, ये प्रिंटेड है, ठीक। अब इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा सोच रहा है कि हमारा नाम ले लिया, हमारे पास बहुत सारे ऑनलाइन बच्चे हैं, ठीक है, तुम तो खुशी हो गए ज्यादा ही, तुम्हारे बारे में तो बोला ही नहीं किसी ने। तो जेरोक्स में जो प्रिंटेड पार्ट है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक है। दूसरा बताओ, अच्छा, दूसरा क्या, ये मार्कर, आप जो मार्कर का इंक में यूज कर रहा हूं, अपने इसको इंक को क्या करा होगा, फिल करा ना, उसमें तो लिक्विड था, लेकिन जैसे लिक्विड इसके अंदर गया, वहां से ये कन्वर्ट हो रहा है, ये इंक या कोई भी वर्ड में, वो वर्ड इस बोर्ड पे चिपक जा रहा है। ये जो वर्ड्स इसके अंदर चिपके हुए हैं, वो किसकी वजह से चिपके हुए हैं, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक। समझ पा रहे हो, मैंने इसको होल्ड करा हुआ है, ये कहीं भाग नहीं रहा है, तो ये इसको मैं होल्ड इसीलिए कर पा रहा हूं क्योंकि मेरी बॉडी के अंदर कुछ चार्जेस हैं, इसके अंदर कुछ अलग चार्जेस हैं, और इसको होल्ड कर दे रहा है। दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। एप्लीकेशन समझ में आ रहे हैं। अच्छा, एक और भी, तुम लोगों ने कभी वो पेंट वगैरह वाला स्प्रे देखा है, जिसमें बच्चे एकदम पेंट कर देते हैं, दीवारों में लिख लेते हैं कुछ भी, जैसे कि सपना बेवफा है ना, दीवारों में देखा मैंने, या फिर लिखते हैं कि सागर क्लिनिक, धुरंधर 2, आजकल देखा होगा दीवारों में बहुत सारे ऐसे, या फिर कहीं पर किसी चीज को बैनर वैनर बनाना है तो तुरंत बनाने के लिए स्प्रे वाले का यूज करो, और से लिख दो दिस इज अ थॉट और समथिंग।
तो अब वो स्प्रे के पाउडर जैसे गया, कलर उसके अंदर भरा हुआ है, तो आपने उस कलर को स्प्रे करा और वो दीवार पे एकदम से पूरा का पूरा दीवार ही रंगीन हो गई। आजकल लोग करते भी हैं बहुत जल्दी, मतलब पेंट करने के लिए, या जो ड्राइंग मैंने देखी है ना, दीवारों सड़कों के किनारे ज़्यादा बनती हैं। अभी हमारे गांव में भी इस तरह से बन रहा था, वो G20 के टाइम, G20 के टाइम में बहुत सारी अलग अलग दीवारों इस तरह से बनाई थी उन्होंने उस पेंट्स, तो वो भी एक इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट है। अब आप समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब एक सिंपल चीज़ नहीं है भाई, ये हमारे बॉडी के अलग अलग जगहों से लेकर के पूरे दुनिया तक फैली हुई है। दुनिया तक कैसे फैली है बताओ? मॉलिक्यूल्स हैं, हमारे आसपास के गैसेस हैं, एटमॉस्फेयर है, ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल भी अलग तरह से फॉर्म हो रहे हैं, पर स्टैटिक है ना। ऐसा तो नहीं कि पानी पानी एकदम से किसी चीज़ को खींच दे रहा है अपनी तरफ, न्यूट्रल फॉर्म में बने हुए हैं। थोड़ा सा समझ पा रहे हो आप लोग? मतलब मैं जा रहा हूँ वहां तक, उस लेवल तक तुम लोग के, कि पहली बार आप लोग पढ़ रहे हो ना, तो वहां तक ऐसा पहुंचना बहुत टफ होता है, क्योंकि हम लोग पढ़ तो थ्योरेटिकल रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लेवल अपना बढ़ाना पड़ेगा। ठीक। और आप चिमनी देखते हैं, चिमनी, चिमनी का जैसे लोग क्या करते हैं, चिमनी के धुआं को जैसे ऊपर जाता है तो कुछ धुआं उसके चारों तरफ चिपक जाता है दीवारों पे, चिमनी में। तो वो चिमनी में धुआं का चिपकना, मतलब मॉलिक्यूल्स का चिपकना क्या है, एक तरह से उसने उसको अट्रैक्ट कर देता है। और आजकल तुम लोगों ने देखा होगा कुछ ऐसे क्लॉथ भी आते हैं जिनमें पानी भी नहीं टिकता, एकदम निकल जाता है, जैसे जेली टाइप होता है जो, है ना। तो ऐसे भी क्या है, वो भी एक तरह से डिजाइन करे जाते हैं। टेलीविजन्स हैं आपके, रडार हैं, ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है। एक रेंज होती है उनकी, कि जिस जैसे उस रेंज में कोई किसी का आ जाएगा, और जैसे कि पाकिस्तान का आ गया, तो वो क्या है, उसको एकदम से उसके पास सिग्नल आ जाएगा। तो उसने एक अपना फील्ड बनाया हुआ है, वो फील्ड कैसा है, स्टैटिक फील्ड है। तो अब इसको तो जरूर लिख लो आप, क्योंकि देखो अभी क्या हो गया ना, जब आपका केस बेस्ड स्टडी बनता है, तो आप ये नहीं कह सकते कि मैंने इस केस बेस्ड स्टडी को कभी मैंने, अच्छा इलेक्ट्रोस्टैटिक को जेरोक्स में नहीं सोचा, मैंने कभी उसको प्रिंटेड के लिए नहीं सोचा, मैंने कभी उसको उसको क्या नाम है, चिमनी के लिए नहीं सोचा, मैंने उसको रडार के लिए नहीं सोचा। तो इसलिए आपके केस बेस्ड स्टडी में ये काम आ सकता है। तो टीवी सिग्नल्स हो गए, टीवी मतलब टेलीविजन में, एंड रडार में हो गया, आपने जीरोक्स बोल दिया। थर्ड आप चिमनी लिख लीजिए, चिमनी जो होती है, चिमनी में आप इस एप्लीकेशन इसका है इलेक्ट्रोस्टैटिक का। ठीक है। वो जो हम बात कर रहे थे, जो पेंटर होता है, तो पेंटर लोग इसका यूज करते हैं, स्प्रेइंग ऑफ पेंट्स। ठीक है। ये कुछ यूजफुल, आपने देखा होगा कभी, जो आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक लाउड स्पीकर होते हैं, लाउड स्पीकर कैसे काम करता है, लाउड स्पीकर भी एक तरह का क्या करता है, वो स्पीकर कहीं से निकलता नहीं है, कहीं दूर नहीं जाता, वो चार्ज को मूव नहीं करता, बल्कि अपनी जगह में वाइब्रेट करता है। मतलब चार्ज क्या कर रहे हैं, वाइब्रेशंस क्रिएट कर रहे हैं, और जब उनके वाइब्रेशन से साउंड जनरेट हो रहा है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक लाउड स्पीकर। इलेक्ट्रोस्टैटिक लाउड स्पीकर। ठीक है। अब जो इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात वो एक और है, वो है इसके बारे में, इस इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में। ठीक। लेकिन हम इलेक्ट्रिक चार्ज, या कब कोई बॉडी को चार्ज्ड बॉडी बोलेंगे या इलेक्ट्रिफाइड कहेंगे, कि हाँ भाई इसके अंदर चार्ज है, तो उसका हमारे सबसे पहला जो तरीका था वो था घर्षण, फ्रिक्शन। मतलब किसी चीज को रब कर देना, जैसे अभी हम मैंने अभी आपको करके दिखाया, आप भी इसको कर सकते हैं कि किसी पेन को लेकर के छोटे कागज के टुकड़ों के पास ले जाना, आपको होमवर्क है, मेरे को आप भेजोगे अपने भी रील्स बना करके, ठीक है। हाँ, तो फिर उसको हम तुम्हारे यूट्यूब में भी डालेंगे, देखते हैं वैसे करते हो तुम लोग, तो स्केल के साथ भी कर सकते हो। तो वो क्या था, वो पहला प्रोसेस था। तो तब हम बोलते हैं कि कोई बॉडी क्या हो गई, चार्ज्ड हो गई। आसमान में भी ऐसा कुछ देखा गया, इसको बोलते हैं थंडर।
लाइटनिंग देखा है कभी? तो आसमान में बिजली का कड़कना भी क्या है? वो चार्ज्ड है या अनचार्ज्ड है? चार्ज तो आपको समझ आ गया कि अच्छा हाँ फ्रिक्शन कर दिया। वहां पर क्या हो रहा है? वहां पर फ्रिक्शन हो रहा है, वहां पर तो चमक पैदा हो रही है ना, क्योंकि जब मैंने इसको इसको फ्रिक्शन करूंगा, ये करूंगा, ये चार्ज यहाँ पे कोई लाइटनिंग क्रिएट नहीं कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम आसमान के बारे में बात करते हैं तो वहां पर क्या होता है? वहां पे लाइटनिंग पैदा होती है, शाइनिंग लाइन आती है एक। तो बताओ वो क्या है? वो चार्ज है या अनचार्ज है? वो अनचार्ज है एक्चुअल में। क्या है वो? बोलो अनचार्ज क्यों? क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है, दो तरह के चार्जेस आपस में मिल रहे हैं और फिर वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, मतलब न्यूट्रल करने की कोशिश करते हैं। यहां पर क्या है, आपने सिर्फ एक ही टाइप का चार्ज क्रिएट करा है, या तो पॉजिटिव या तो, पर ये पॉजिटिव और नेगेटिव नाम भी हमारे कैसे पड़े, इनके लिए हम थोड़ा सा पहले एक समझ लेते हैं। वो क्या? ये जो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं हमारे चारों तरफ, कुछ क्या है, मैटर है। क्या है? मैटर। और जो मैटर है या जो भी नेचर है, उसने दो तरीके से चीजों को क्रिएट करा हुआ है, एक तो मटेरियल मैटर की फॉर्म में और एक किसकी फॉर्म में, रेडिएशन की फॉर्म में। तो इन नेचर, जब हम नेचर के बारे में बात करते हैं तो नेचर में दो चीजें हैं। एक है, वन इज मैटर, और जो अनदर दूसरा पार्ट है वो है द अदर देन इज रेडिएशन। वेरी नाइस। बताओ, मैटर क्या है? जिसके पास मास हो, जिसके पास स्पेसिफिक वॉल्यूम हो, ये तो बताया था हम लोगों ने। जो मतलब जिसके पास आयतन हो, है ना अभिजीत जी, जिसके पास वॉल्यूम हो, है ना, जिसके पास मास हो, द्रव्यमान हो, मतलब जिसको उठाया जा सके, ये तो मैटर है, ये भी मैटर है। लेकिन रेडिएशन के पास कोई वॉल्यूम वगैरह नहीं होगा, कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होगा, लेकिन इसके पास क्या होगी, एनर्जी। सूरज हमसे कितना ज्यादा दूर है, लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ी देर बाद बाहर चले जाओ और 5 मिनट के लिए खड़े हो जाओ, तुम्हारा जो गोरा चिट्टा रंग है क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा। मतलब रेडिएशन क्या है? वो रेडिएशन अपने साथ एनर्जी लेके जाता है, टेम्परेचर उसमें बढ़ जाता है, मोमेंटम होता है उसमें, काइनेटिक एनर्जी आती है। दो टर्म आप पे हेडिंग डालो। हेडिंग क्या डालना है? मैटर। मैटर में हमने क्या बोला? जिसके पास मास हो, शेप हो, हम्म, जिसके पास वॉल्यूम हो, ये सब चीजें, ठीक, मोमेंटम हो, काइनेटिक एनर्जी भी हो। मोमेंटम हो, काइनेटिक एनर्जी भी हो। लेकिन रेडिएशंस, जो किरणें, विकिरण होते हैं, उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उनके जितने ज्यादा हम नजदीक जाते हैं, बस हमें तभी वो एहसास होता है उन चीजों का। या फिर उनकी उनके पास मेन की क्यों एहसास होता है? क्योंकि उनके पास ओनली काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी ओनली, वेवलेंथ, उनके पास क्या होता है? वेवलेंथ। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी और इन सब के बाद हम बहुत बाद में पहुंचते हैं यहाँ तक, डी ब्रॉगली का थ्योरी लेकर के। वेवलेंथ, वाइब्रेशंस इनमें होते हैं, वाइब्रेशंस, और कैरी एनर्जी। कैरी एनर्जी, ये, ठीक है। तो ये दो चीजें इसमें रहती हैं। लेकिन जो मैटर है वो अप्लाई फोर्सेस, वो दूसरे पे क्या करते हैं? फोर्स अप्लाइड करते हैं। कैसा फोर्स? एक तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और साथ साथ फोर्स ऑफ रिपल्सन। कैसे? जैसे हमने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा है ना, तो ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या था कि धरती अपनी तरफ खींच रही है सारी चीजों को, तो ये मैटर, मासेस के बीच जो फोर्स लगता है, समझ पा रहे हो? अब अगर यहाँ पे मास आएगा तो तुम्हें पता है कि
इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स और इनका का भी कुछ मास होता है, बहुत ही छोटे होते हैं इनका मास, लेकिन ये भी क्या है, मासेस है। पर इतना छोटा जब मास हो जाएगा तब हमारा फोर्स का नेचर बदल जाएगा। जो मैं क्या कह रहा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक, प्रिंट वाला, टीवी, रडार वगैरह, एक्चुअल में एक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ रिपल्सन है। और जब आप फोर्सेस वो बात कर रहे हो तो वो क्या है, वो मासेस के बीच लग रहा है, लेकिन बहुत छोटे मास के साथ लग रहा है। समझ पा रहे हो? जब आप बड़े मास बोल रहे हो तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जब आप छोटे मास बोल रहे हो तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। जब आप रेडिएशन बोल रहे हो तो वो कुछ डिफरेंट, मतलब कि न्यूक्लियाई, न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस है। पर हमें वीक और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स नहीं दिखने, हमें कौन सा फोर्स दिखना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो मैटर जब भी हमारे पास आसपास होते हैं तो मैटर के अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, मासेस होते हैं, शेप होता है, वॉल्यूम होता है, मोमेंटम होता है, काइनेटिक एनर्जी होती है। जो मैटर है उसमें भी दो नेचर हैं, क्या क्या, एक मास है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दो मास एक साथ एक दूसरे पे जो फोर्स लगाते हैं, अप्लाइंग फोर्स, कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल। मासेस कौन सा फोर्स लगाते हैं, अप्लाइंग अप्लाइंग ग्रेविटेशनल फोर्स। ये ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं। लेकिन वहीं जहां हम इलेक्ट्रिक चार्ज बोलेंगे वो कौन सा फोर्स लगाएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक। मतलब ये भी मासेस वाले होंगे लेकिन ये बहुत छोटे मास होंगे। तो ये कहाँ किसके अंदर आएंगे, ये मैटर के अंदर आएंगे, मैटर का ही पार्ट है इलेक्ट्रिक चार्जेस। और इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या करेंगे, फॉर अप्लाइंग इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्या अब मुझे आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक दोबारा बताने की जरूरत तो नहीं है? तो हमारे आसपास जो भी मैटर है उसके अंदर दो चीजें हैं, मास और चार्ज। अगर ये इसके अंदर मास है, साथ साथ इसके अंदर क्या है, चार्ज। आपने कपड़े पहने हुए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ मास प्लस चार्ज। मास क्या कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड कर रहा है, लेकिन चार्ज क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इसीलिए कपड़े चिपके हुए हैं बदन पे। नहीं तो आप इनको पहन रहे होते, ये हाथ डाल रहे होते, ये और ही दूर भाग रहे होते। लेकिन तो इसका नेचर कैसा हो गया, अट्रैक्शन, अट्रैक्टिव नेचर हो गया। मैं इस डस्टर को उठा पा रहा हूं, इसका मतलब क्या है, इसमें कैसा फोर्स है, अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक। मैंने इसको छोड़ा, ये नीचे गया, धरती ने अपनी तरफ खींचा, कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब इसके पास मास भी है लेकिन मास प्लस चार्ज भी। तो अब आगे जब आप मास और चार्ज दोनों को इस तरह से कंपेयर करते हैं तो आप इन दोनों में एक टर्म्स या इन दोनों में जो डिफरेंस देखते हैं मास और चार्जेस के साथ, तो उस पॉइंट्स को हम लोग समझ लेते हैं। ठीक, जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं वो जीरो हो सकता है जीरो। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं वो देखो मैथमेटिक्स के रूल को फॉलो करता है। ये मैथमेटिक्स के रूल को कैसे फॉलो करता है, किसी के पास +3 है, एक के पास -3 है, तो टोटल नेट कितना हो गया, एक के पास +5 है, दूसरे के पास -5 है, नेट कितना हो गया। लेकिन मास जीरो हो सकता है कभी नहीं। समझ पा रहे हो पहला पॉइंट? तो एक तरफ डालो इलेक्ट्रिक चार्जेस, एक तरफ मास। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस में हमने क्या बोला, मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। अभी पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे नाम पड़े मैंने बताया आपको, अभी क्या बोला, मैथमेटिक्स के बेसिस पे।
पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, वो भी हम लोग भी इसको समझें। पर ये क्या हो सकता है, ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, कहीं पर जीरो चार्ज भी हो सकता है, लेकिन मास ऑफ अ बॉडी ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है। अब एक टर्म है कि जो चार्जेस होते हैं वो क्वांटाइजेशन क्रिएट करते हैं, तो आपने 10th में भी थोड़ा बहुत इसको समझा है। क्वांटाइज क्या होता है एक्चुअल में, एक पैकेट और बंडल की फॉर्म में। तो चार्जेस क्या करते हैं, ऑलवेज क्वांटाइज्ड, मतलब कंप्लीट फॉर्म में जाएगा, फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं जाएगा। जैसे फ्रैक्शन क्या होता है, 1/3, 1/2, 5/2, मतलब पॉइंट डेसिमल फॉर्म में फ्रैक्शनल फॉर्म बोलते हैं। तो चार्ज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड, क्वांटाइज का फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू Na। N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, Q इज अ चार्ज, चार्ज को Q से डिनोट करते हैं, और E इज इलेक्ट्रॉन। तो कंप्लीट क्वांटाइज्ड होता है। लेकिन मास जो तुम्हारा है वो नॉट एट एस्टैब्लिश्ड, मतलब कि क्वांटाइजेशन उसके लिए परफेक्ट नहीं है। वो मास 1.5 भी हो सकता है, 3.5 हो सकता है, 4 पॉइंट। आपने देखा होगा तराजू में आजकल डिजिटल वगैरह में आता है, थोड़ा सा कोई बढ़ जाए, कोई आलू परफेक्ट 1 kg का हो सकते हैं, बहुत ही कम चांसेस है, मतलब 1 पॉइंट समथिंग, 0.9, या थोड़ा देखा होगा आपने, एक बड़ा आलू डालो, छोटा आलू डालो, अरे आदमी इसमें पागल होता है, अरे लो भाई जी ले जाओ यार 2 किलो आलू। 1 kg परफेक्ट। कि कोई ऐसा हो गया, चीनी डाली आपने और चीनी में क्या देखा कि 2-3 बुरादे ज्यादा डाल दिए या कम डाल दिए, तो फिर वो निकाल रहा है एक एक दाना दाना करके, नहीं होता, थोड़ा बहुत कम ज्यादा वगैरह कर देते हैं। मतलब इसमें क्या है, क्वांटाइजेशन स्टैब्लिश नहीं होता है मास के टर्म में। तो आप इसमें लिख सकते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ मास इज नॉट एट स्टैब्लिश्ड, अभी तक तो स्टैब्लिश नहीं हुआ, नॉट एट स्टैब्लिश्ड क्वांटाइजेशन ऑफ मास नॉट एट एस्टैब्लिश्ड, अभी तक एस्टैब्लिश्ड नहीं है। फिर जब हम चार्जेस के बारे में बात करते हैं, तो चार्ज के अंदर क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव होने की वजह से इनके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जिसको लाइक और अनलाइक प्रॉपर्टी कहते हैं। मतलब ये रिपल्सन भी करते हैं और अट्रैक्शन भी करते हैं। लेकिन जो मास है वो सिर्फ हमेशा अट्रैक्टिव होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होगा, रिपल नहीं करेगा किसी को। तो आप क्या इसमें क्या लिख सकते हो, ऑलवेज अट्रैक्टिव नेचर। ये क्या होता है, रिपल्सिव और अट्रैक्टिव बोथ। एक ओनली अट्रैक्टिव, इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली अट्रैक्टिव। लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलूंगा तो कैसा होगा, बिल्कुल इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो दोनों नेचर का होता है। अट्रैक्शन भी होता है उसमें अंदर और रिपल्सन भी होता है। क्यों होता है,
क्योंकि चार्जेस के अंदर एक कौन सी प्रॉपर्टी बोला मैंने, लाइक। लाइक कौन करेंगे, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, प्यार होगा उनमें। लेकिन दुश्मनी अनलाइक, जब पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव सेम जहां जहां होंगे तो उनके अंदर अनलाइक और लाइक प्रॉपर्टीज आ जाती है चार्जेस। ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। एंड द नेक्स्ट वन इज, जो चार्जेस बॉडी होती हैं, अगर किसी से कुछ चार्ज निकल जाए तो उसके मास में भी चेंज आता है कि चार्ज, क्योंकि अपने आप में क्या करते हैं, कुछ मास पोजेस करते हैं। लेकिन जब बॉडी पोजेसिंग मास मे नॉट हैव एनी नेट चार्ज, लेकिन जब किसी बॉडी के पास चार्ज मास होगा, उसके पास कोई नेट चार्ज, मतलब हम लोग उसको कैलकुलेशन नहीं कर सकते। लेकिन अगर हमने क्या कहा कि इस मटेरियल से, जैसे सोडियम है, उससे एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो एक इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से इसका मतलब उसके पास से थोड़ा सा कुछ कमी भी हुई है, उसके मास कम हुआ है। समझ पा रहे हो, जिसे हम एटॉमिक मास कहते हैं। ठीक है, तो एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, इससे क्या होता है, आपस में रिलेटिव होते हैं, एक दूसरे से रिलेशंस रखते हैं। लेकिन मैं बोल रहा हूँ उसके अंदर कुछ मास है, 1 kg है, तो हम 1 kg के परफेक्ट ये नहीं बोल सकते उसके अंदर इतना चार्ज होगा, नेट चार्ज। जैसे कि ये लोहे का है कि 1 kg का, अब 1 kg का आलू भी होगा, तो आप नहीं कह सकते कि आलू के अंदर भी उतने ही चार्जेस होंगे जितना एल्यूमिनियम के अंदर होगा, जितना कॉपर के अंदर होगा, या जिसका जितना आयरन के अंदर होगा। आप समझ पा रहे हो। तो अब मैंने कहा ये भी 1 kg का है, लेकिन ये ग्लास है, एक 1 kg लिखा, लेकिन ये क्या है, ये आपके मार्क वो है, डस्टर है। तो आप समझ पा रहे हो ना। तो मास नॉट परचेजिंग नेट अमाउंट ऑफ चार्जेस, वो चार्ज की नेट अमाउंट को पजेस नहीं करता है। लेकिन अगर कहीं किसी बॉडी से कुछ इलेक्ट्रॉन, कुछ चार्ज निकल जाए, तो हम ये कह सकते हैं हाँ उसके मास में इतना कमी आई है, उसके मास में थोड़ा बढ़ गया है। तो ये लाइन भी लिख लो, अ चार्ज्ड बॉडी ऑलवेज possesses some mass। लेकिन मास क्या करेगा, मास नॉट possessing। ठीक है, a body possessing mass may not have any net charge। Not yet have, not have any net charge। ठीक है बॉयज, तो ये तुम्हारे मासेस के साथ इसका एक तरह से एक टर्म है। आगे हम ये भी देखेंगे कि जो रेडिएशन है, तो अब रेडिएशन में क्या है, मूव कर रहा है एक्चुअल में, मास या चार्ज, क्लिक चार्ज। और जब चार्ज मूव कर रहा है तो वो चार्ज आगे जब ट्रैवल करता है तो वो रेडिएशन की फॉर्म में एक्चुअल में ट्रैवल कर रहा है। तो जब आपका चार्ज मूव करने लग जाता है, मोशन करने लग जाता है, तो हम उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं बोलेंगे, हम उसे एक नई ब्रांच कहेंगे। क्या कहेंगे, मैग्नेटिज्म। क्योंकि उस समय आपका चार्ज मूव मोशन में होगा। और अगर आपका चार्ज बहुत ही हाईली एक्सेलरेटेड हो जाए, क्या हो जाए, हाईली एक्सेलरेटेड, तब उसको क्या बोलेंगे,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेडिएशंस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, वेव्स की फॉर्म में पहुंचेगा। अब यहां तक पहुंच गए तो ठीक, जब भी जो चार्ज हैं तो उनके लिए एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या नाम था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपना एक स्टडी करा और उसने अपने स्टडी में बताया कि जो दो टाइप के चार्ज हैं नेचर में, जिनको उन्होंने क्या नाम दिया? पॉजिटिव और नेगेटिव। नोट करके लिख लो इसको कि बेंजामिन फ्रैंकलिन, द टू टाइप ऑफ चार्जेस वर नेम्ड वर नेम्ड, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव। वो किसने दिया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन, बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन। और देखो ये सब चार्ज की प्रॉपर्टीज की वजह से ही होता है। जैसे बहुत सारे हम लोग इलेक्ट्रो, ये गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट, तो इसका डाइवर्जेंस, मतलब जी पत्तियों का डाइवर्ज होना, कंजर्व होना, तो ये भी चार्जेस की प्रॉपर्टीज हैं। तो अब कोई बॉडी चार्ज है और डिस्चार्ज है, तो वो डिपेंड करती है किसके बेसिस पे? उनके लाइक और अनलाइक प्रॉपर्टीज के साथ साथ। लेकिन अब जो एक सीरीज दी, हम कैसे पता करेंगे कि ग्लास रॉड है वो पॉजिटिव दिखाएगी, जो प्लास्टिक है वो नेगेटिव होगा? समझ पा रहे हो? जो हमारा कपड़ा है या फिर एबोनॉइड रॉड है या फिर रबड़ है, तो इनके अंदर कैसे हम बोलेंगे कि ये पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव होगा? जैसे मैंने कहा ना कि प्लास्टिक है, प्लास्टिक को रब करेंगे तो अब इसने अट्रैक्ट करने लग गया, प्लास्टिक के अंदर नेगेटिव चार्ज आ गया। हम कैसे बताएंगे? तो एक सीरीज दी फ्राडे ने, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज, फ्राडे इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज, जिसमें अलग अलग मटेरियल को एक सीरीज में रखा हुआ है। वैसे तो ये थोड़ा हिस्टोरिकल हो गया, अब ओल्ड हो गया है, अब ये ज़्यादा सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी कॉन्सेप्ट अभी तक हम लोग स्टडी करते हैं, एनसीईआरटी में इसका है जिक्र, और हम लोग इसको देखते भी हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज, इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज, बस मैं एक ये वाला पॉइंट बता रहा हूँ आपको, फिर इसको ओवर करते हैं आज यहीं पे। इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज के जो है वो टेंडेंसी किसके बेसिस पे रखी हुई है? जब भी कोई दो सब्सटेंस को हम रब्ड करते हैं, रब टुगेदर, ठीक है, तो जब रब करेंगे तो हम कब किसी को पॉजिटिव बोलेंगे, कब किसको नेगेटिव कहेंगे, तो इस सीरीज के बेसिस पे अभी हम बात करेंगे उसको। तो आप इसमें लिख लो टू सब्सटेंस, when the two substances are rubbed together, former in series will be positive, forms in series will be positive, formed in series will be positive, and other negative, another negative। तो इनके लिए नाम ऐसे हैं, इस सीरीज को आप ऐसे पॉइंट बना रहे। वन, सबसे पहले आएगा आपका ग्लास, मैं ज़्यादातर वही नाम लिखूंगा जो बहुत मेन है। सेकेंड वन इज ग्लास के बाद आपका आएगा प्लैनल,
फ्लैनल, फ्लैनल मतलब एक क्लॉथ होता है, ठीक है, फ्लैन। एंड थर्ड इज वुड, वुड। फोर्थ सिल्क। फिफ्थ इज मेटल। सिक्स हार्ड रबड़। हार्ड रबड़। और सेवंथ हो गया वैक्स। और एट्थ हो गया रेसिन। ठीक है, रेसिन। एम्बर जिसको बोलते हैं, एक्चुअल में ये क्या था, ओशन में स्लेटिक सी जो होते हैं वहां ही मिलता है रेसिन। ठीक है, थोड़ा झाग झाग इस तरह से फॉर्म में। नाइन्थ रेसिन जिसको प्लास्टिक आप कहते हैं। और सबसे नाइन्थ है सल्फर। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है, मतलब ग्लास कैसा नेचर का होगा, पॉजिटिव। लेकिन अगर मैंने ये ग्लास को वुड के साथ कर दिया तो वुड में कैसा नेचर आएगा, नेगेटिव। इसके साथ कैसा आएगा, पॉजिटिव। लेकिन मैंने अगर सल्फर को या प्लास्टिक को ग्लास के साथ कर दिया, मतलब एक हायर को लोअर के साथ कर दिया, तो फिर क्या आएगा, ये पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव। लेकिन जब अगर मैं इसको, क्या नाम है, अब ये सिल्क है और ये प्लास्टिक है, तो अब इन दोनों में देखना पड़ेगा, इन दोनों में कौन है। जब मैं प्लास्टिक को सिल्क के साथ रब करूंगा तो प्लास्टिक के पास कैसा नेचर आएगा, नेगेटिव, और इसके पास कैसा है। लेकिन वहीं अगर मैं सिल्क को प्लास्टिक के साथ रब करूंगा तब कैसे आएगा, तब उल्टा हो जाएगा। डिपेंड करेगा कि आप हायर को लोअर के साथ रब कर रहे हो या, देखो, टू सब्सटेंस आर रब टुगेदर फॉर्म्ड इन सीरीज विल बी पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव। अगर मैंने ग्लास को ग्लास के साथ रब करा तब कैसे आएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव। क्योंकि दिक्कत क्या आएगी, क्योंकि फिर ये रिपल करेंगे एक दूसरे को, सेम नेचर के हो गए ना। अगर मैंने सिल्क को सिल्क के साथ करा तब क्या होगा, अच्छा सिल्क को ग्लास के साथ करा तब क्या होगा, ग्लास बन जाएगा पॉजिटिव, सिल्क क्या बन जाएगा। वही मैंने सिल्क को प्लास्टिक के साथ करा तब क्या बन जाएगा, सिल्क बन जाएगा पॉजिटिव और प्लास्टिक क्या बन जाएगा। उस समय देखो, अब दोनों कंडीशन देखी आपने, इसमें क्वेश्चन आया है, मैं इसीलिए आपको इसको थोड़ा सा रिलेट कर रहा हूं कि अगर आपने क्या करा, एक रॉड ली और ये लिया आपने किसकी, ग्लास की, क्या ली, ग्लास रॉड। और यहाँ पे क्या लिया, सिल्क। सिल्क तो मतलब समझ गए ना, कपड़ा। अब उस कपड़े को, ये सिल्क, सिल्क है। अब आपने ग्लास के साथ सिल्क को रब करा तो ग्लास के पास कौन सा आएगा, इसके पास क्या आएगा। लेकिन अगर आपने ये रॉड जो ले रखी है वो कौन सी ले रखी है, प्लास्टिक, तब आप सिल्क को इसके साथ रब करो तब क्या होगा, यस सिल्क पॉजिटिव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा। शायद आपने अभी तक नहीं समझा, समझ गए, झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ। और ये आपके सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ है एग्जाम क्वेश्चन। ये कैसे पता चला, डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। तो सीरीज में जो ऊपर होगा वो पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर आपने किसी, जैसे सिल्क है, इसको हायर वाले के साथ करा तब तो ठीक है, इसमें नेगेटिव आएगा, इसमें पॉजिटिव। लेकिन अगर ये पॉजिटिव ये लो लेवल वाले के साथ कर दिया तो चेंज हो जाएगा। ठीक है, ओके चलो ठीक है, आज इतना ही करते हैं। किसको बोला है,